सदा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस मसले पर बातचीत करेंगे जिस पर हम कभी भी बातचीत करना नहीं चाहते। हमारा आज का विषय है मजहबी बवाल या सियासी सवाल। संदर्भ यह है, पिछले कुछ समय से देश के अंदर जिन मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। बात उन मुद्दों को लेकर हो रही है कि 75 साल की आजादी के बाद जैसे अमृत काल के रूप में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं देश की जनता का, जब वो बोलते हैं कच्छ से लेकर कोहिमाता को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्र को एक नई ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश में वह जुटे हुए हैं, ऐसे समय में चर्चा किस संदर्भ में देश में हो रही है? हिजाब पर हो रही है, अजान पर हो रही है, हलाल पर हो रही है। आखिर कुल मिलाकर इस 21वीं सदी में देश को विश्व गुरु का वापस सेहरा बांधने के दावा करने वाले लोग आखिर इस प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से क्या कुछ साबित करना चाह रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समय पर महंगाई आम आदमी का जीना मुहाल किए हुए वो चर्चा के केंद्र में क्यों नहीं है। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है इस समय पे जहां पर महंगाई अपना असर नहीं छोड़ रही है। बात केवल पेट्रोल डीजल के दामों के संदर्भ में नहीं है। आज तो खबर यहां तक भी रही कि नींबू 400 रुपए किलो तक बिक रहा है, पर इसके बावजूद भी इस पर बात नहीं हो रही है। बातचीत के केंद्र में क्या है कि मस्जिदों में अजान की आवाज कितना ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। अचानक ऐसा लगा कि इस देश में अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से अभी अभी शुरू हुई है, और जब अजान को लेकर सवाल हुआ तो लोग खड़े हो गए कि अखंड रामायण को लेकर जो आवाजें होती हैं उसके संदर्भ में कौन बात करेगा। हिजाब के संदर्भ में विवाद अभी थमा नहीं कि आज जम्मू से खबर यह आई कि एक टीचर ने मात्र 4वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों को इसलिए पीट दिया क्योंकि उनमें से एक ने तिलक लगाया हुआ था और दूसरे ने हिजाब पहना हुआ था। तो आज इस बातचीत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जहां 80% हिंदू रहते हैं तो वहीं तकरीबन 15% आबादी मुसलमानों की है। अगर इस प्रकार के विभाजन के साथ में ही देश आगे कदम बढ़ाएगा तो आखिर कहां जाकर रुका जाएगा। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो देश के सम्मुख खड़े हुए इन प्रश्नों का जवाब खोजने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। पर इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस देश के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का दिया हुआ है। वह महज राष्ट्रपति होने के कारण महान नहीं थे, बल्कि अपने विचारों के कारण, अपने कृतित्व के कारण उन्हें महान शख्सियत की श्रेणी में हम लोग शामिल करते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को हम में से शायद ही कोई हो जो सम्मान भरी निगाह से नहीं देखता। जब हम उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में सम्मान रखते हैं, उनकी शख्सियत के संदर्भ में सम्मान रखते हैं, तो उनके द्वारा दिए गए विचारों के प्रति क्या सम्मान का भाव रखते हुए उस पर अनुसरण नहीं करते? क्या उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं कर सकते? इसे अपने जहन में रखें और इसके साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ में मौलाना मुफ्ती मंजूर जिलाई जी मौजूद हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सऊदी अरबिया से मौलाना इलियास शफरुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। बहुत संजीदगी के साथ अपने बात रखने वाले अध्यक्ष जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव से जमीर अहमद खान साहब हमारे साथ में हैं। सैयद जवाद खान साहब हमारे साथ में हैं जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, और इन सब के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी होंगे। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से इसलिए करना चाहता हूं कि इस देश ने एक लंबे अंतराल के बाद एक स्पष्ट बहुमत की सरकार और एक मजबूत नेतृत्व के प्रति अपनी सहमति एक नहीं लगातार 2 आम चुनावों के माध्यम से व्यक्त की। उम्मीद की जा रही है एक नया भारत देखने को मिलेगा। तो क्या इस नए भारत में डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आह्वान कर लिया गया है कि जो गलती पुरखों ने कर दी आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, आक्रमणकारियों के चलते अपने धर्म परिवर्तन के संदर्भ में एक आह्वान कर लिया गया है कि अगर इस देश में रहना होगा तो हिंदू होकर ही रहना होगा, क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या पुरानी गलतियों को सुधारने के संदर्भ में घर वापसी अभियान आदिवासी इलाकों में संघ के द्वारा किया जाता रहा है? अब क्या वो अभियान आदिवासी इलाकों से निकलकर पूरे देश में लागू करने की योजना है? कुल मिलाकर दृष्टि क्या है, ये जानने में दिलचस्पी है। हिजाब, हलाल, अब्बाजान, इन सारे विषयों को चलते हुए एक स्पष्ट नजरिया आप जैसा विचारवान प्रवक्ता हमारे बीच में है, थोड़ा दृष्टि मिले, जाना कहां चाहते हैं? पहले तो बधाई हो आपको
जी ये आपसे चर्चा को रखा, जी क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दिन से आपसे इस पर चर्चा नहीं हुई थी जी तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको आप भूल तो नहीं गए, क्योंकि हम तो इस पर चलना ही नहीं चाहते। जी तो मुझे आज आपने बहुत सारी चीजें याद दिला दी जो हम पहले कभी चर्चा किया करते थे। जी पर अभी तो हम सरकारें चला रहे हैं साहब, और जी। सरकारें जब हम चला रहे हैं तो हमारी जो रुचि है 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने में है। जी हमारी रुचि जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हमारा बढ़े, हम उसको लेकर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में नेपाल में, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा, जी जब वहाँ के हुक्मरान आए तो प्रधानमंत्री जी ने बात करके, वहाँ से हमारा पड़ोसी मुल्क है और वही अगेन कोई बाउंड्री नहीं है, तो रुपे कार्ड वहाँ पर भी चले, इस पर करार हुआ। जी तो हम इस सब पर काम कर रहे हैं। श्रीलंका यदि कहीं पर टूट रहा है चीन की वजह से, तो हम उसकी मदद करने जा रहे हैं। तो मुझे इसमें कहीं हिंदू मुसलमान तो नहीं दिखाई दिया, नंबर 1। जी नंबर 2, हमने विक्रम नव संवत्सर मनाया, गुड़ी पड़वा से नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसी के साथ साथ पवित्र रमजान भी चल रहा है। हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि धर्म व्यक्ति का निजी विषय है, और पता नहीं आपने कहां से आज शब्दों को गढ़ा है, पर वो आपको मुबारक हो, आपकी लेखनी को। आप बहुत मूर्धन्य और मजबूत हस्ताक्षर है पत्रकारिता के, तो आपको तो मैं सुन लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। और जहां तक हमारा सवाल है तो हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग है, और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी यदि राज्यसभा में 100 क्रॉस कर रही है, तो हम क्रॉस कर रहे हैं 100 सबका साथ सबका विकास के आधार पर। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यदि हम पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बना पा रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि हमारा जो भौतिक उन्नयन का काम है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और मैंने हमेशा एक टैगलाइन को कहा है, क्योंकि आप अगेन बहुत बारीकी से पकड़ते हैं चीजों को, हाँ, हालांकि अपनी सुविधा अनुसार भी पकड़ते हैं, पर एक प्रयास में करता हूँ कि सरकारें जो होती हैं वो भौतिक उन्नयन के लिए होती है। नैतिक और धार्मिक उन्नयन के विषय आपने जिन धर्माचार्यों को बिठाया हुआ है उनके और सामाजिक नेतृत्व के हाथ में होता है। तो सरकारों का मूल काम क्या है? लोगों को आजीविका देना, बिजली, पानी, महंगाई, आपने जो बोला उन विषयों को एड्रेस करना। तो हमारा जो मूल ध्यान है वो वाकई में उसी तरफ है। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डॉलर के मुकाबले रुपए 6 पैसे मजबूत हुआ है आज। तो मुझे लगता है इस दिशा में हम लोग ज्यादा काम करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से एसी चैम्बर्स में और अच्छी जगह बैठ के या तो नमाज अदा कर सकें या नवरात्रि के पर्व मना सकें। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और हम वो सभी काम करेंगे जिससे सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को, धर्म की आजादी को, पूजा पद्धति की आजादी को इस मुल्क में सुरक्षित रखते हुए एक मजबूत मुल्क के रूप में, हिमांशु जी, हम आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर अजय वाजपेयी, बड़ा आभारी हूं। और आपने बताया कि देश किस मजबूती की ओर बढ़ रहा है। 6 पैसे रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कल इसका इम्पैक्ट पेट्रोल डीजल की कीमतें, सीएनजी की कीमतों में गिरावट के रूप में देश की जनता को उपहार स्वरूप मिलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। लेकिन मैं थोड़ा मुद्दे पर रहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, खुलेआम कर्नाटक में आह्वान किया जाता है कि किसी भी मुस्लिम व्यापारी के यहां से मीट ना खरीदा जाए क्योंकि वो हलाल है। और अब आह्वान यह है कि मुस्लिम व्यापारियों के यहां से फल ना खरीदे जाएं, ऐसा श्री राम सेना का आह्वान है। ये जो आह्वान के अभियान चल रहे हैं, इसके संदर्भ में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से संबद्ध डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कोई नजरिया है? हिमांशु जी, एक लाइन में बिना किसी लाग लपेट के जी मैं इसको डिनाउंस करता हूं। जी, ये सब बेकार की बातें हैं जी। और साहब मुझे एक चीज बताइए हिमांशु जी, बड़ी मजेदार बात करता हूं। हम सब लोग बैठे हुए पैनल के ऊपर जी। मैं समाज में रहता हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे साथ में मुस्लिम साथी भी पढ़ते थे, हमने खूब साथ में समय काटा है जी। मैं तब भी स्वयंसेवक था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं, स्वयंसेवक हूं। न मुझे कभी कोई दिक्कत हुई ना उनको हुई, और मैं तो इतना शौकीन हूं। अब वाजपेयी लगा है तो अब ज्यादा मत बुलवाइए आप, तो इसलिए मुझे तो आनंद आता रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं रही है। ये पता नहीं क्यों लोग अच्छा टीवी की डिबेट के लिए सब ले आते हैं, नारे लगाने के लिए ले आते हैं कि ऐसा कर, और सब घर जाके सब शांति से रहते हैं। तो ये टीवी डिबेट के लिए ले आते हैं, ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे हैं।
मैं दो बयान सुनवाता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपको और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमें ये भी बता रहे हैं कि पहले तो कभी ये दिक्कत नहीं रही, यही तो हमारा भी कहना है। भाई इस देश में पहले इतनी दिक्कत नहीं रही, अचानक इतनी दिक्कत क्यों महसूस होने लगी, यही तो सवाल है। इसी पर तो पूरी बातचीत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो आपने कहा मैं आपके साथ हूं, वाकई पहले ये दिक्कत नहीं थी, अभी अचानक ये दिक्कत क्यों लग रही है, यही सवाल था। अजान पहले भी ली जा रही थी, अचानक दिक्कत हो गई। हिजाब पहले भी पहना जा रहा था, अचानक हिजाब पहनना हमारी अधिकार है, इस बात को लेकर लोग सड़क पे क्यों उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जानने में ये भी दिलचस्पी है, हलाल हो या कैसा हो, इसके संदर्भ में पहले भी हलाल कोई आज हुआ क्या, पर हो रहा है। पर पहले वो बयान सुनते हैं जिसकी बुनियाद पर ये कार्यक्रम करने के लिए हम मजबूर होते हैं, और उसके साथ में मौलाना इलियास शरफुद्दीन साहब के पास चलेंगे। एक बार सुनिए। रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज को ना अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा दिया जाता है, तो उस बड़े बड़े आवाजों में लाउड स्पीकरों पे वो चलाया जाता है, तो फिर बैठे बिठाए ना फिर दूसरे लोगों को लगता है फिर हम अपना क्यों नहीं चलाएं। और जबकि मैं बताऊं आपको, मैं मिड ईस्टर्न कंट्रीज में भी जा चुकी हूँ, आपको ये कहीं नहीं सुनाई देता है। इट्स बैंड, वहां पे बैंड है। तो जहां उनके अपने देशों में बैंड है, तो यहाँ पे क्यों। नया वर्ष में इस पर्व में हम कोई भी हलाल मीट, हलाल मांस को हम खरीद न करेंगे। हलाल मांस को, हलाल मीट को हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हलाल के माध्यम से इस्लाम के शरिया और हदीस बिस्मिल्लाह इस तरह सा उन्होंने श्लोक बोलकर ऑलरेडी उनका एक भगवान को, अल्लाह को अर्पण की गई एक मीट को फिर से हिंदू धर्म का प्रथा में आचरण करना ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है। तो मैं इलियास शरफुद्दीन साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि कुल मिलाकर अनुराधा पौडवाल इस देश की नामचीन गायिका हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रतिबंधित है। पर हिंदुस्तान में अगर कोर्ट ये आदेश दे रहा है या सरकारें चाहती हैं कि इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा न दिया जाए, तो अचानक इस्लाम खतरे में महसूस हो जाता है और डॉक्टर हितेश वाजपेयी को या उनके विचार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मजबूरी में दूसरे कदम उठाने पड़ते हैं। आपकी टिप्पणी, बहुत जरूरी है इस्लाम को बचाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, हिजाब का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। आता हूं हितेश जी आपके पास, थोड़ा दूसरों को मौका मिल जाए। हिमांशु भाई, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अनुराधा पौडवाल ने झूठ कहा है जी। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह आप आकर देखिए, यहाँ आराम से रहकर देखिए, लाखों हिंदू भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, अजान सुकून से चल रही है 2 मिनट की, और दुनिया भर को सबका मालिक रब ईश्वर एक बोलकर संदेश जा रहा है जी। दूसरा ये है कि हमारे पास अजान हो या गणेश मंडप हो या दुर्गा पंडाल हो या दूसरे मंदिरों में क्या जात्राओं में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सालों साल से चलता जा रहा था। इसको पॉलिटिकल लेवल पर इस्तेमाल कर दो धर्मों को लड़ाकर वोट की राजनीति शुरू हुई है पिछले 8 सालों से, वरना पहले ये नहीं थी। हलाल भी बहुत सालों से आराम से खाया जा रहा है, पूरी दुनिया में खाया जा रहा है। $1.5 ट्रिलियन से बड़ी इंडस्ट्री है हलाल की। लाखों हिंदू भाई बिजनेस कर अरबों रुपए कमाते हैं मिडिल ईस्ट में हलाल प्रोडक्ट्स का स्टैंप लगाकर। बाबा रामदेव खुद हलाल का स्टैंप लगाते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर और अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये मसला नहीं था, मसला हुआ पिछले 8 सालों से इसको राजनीति के तौर पर इस्तेमाल कर वोट बटेर कर दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश। मसला यह है 2018 में मैंने कहा था कि जो राजनीति पर मोदी जी और अमित शाह और दूसरे चल रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले, वो राजनीति 1000 से ऊपर गैस लेके जाएगी, 100 के ऊपर पेट्रोल लेकर जाएगी, 80 के ऊपर डॉलर लेके जाएगी, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ क्राइम बढ़ेगा, भारत के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े और हेट क्राइम ज्यादा होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, रामजादे हरामजादे वाली मसले और बढ़ेंगे। और आज ये हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टॉप पर है, क्राइम टॉप पर है, प्राइसेस हाई है, एकदम कीमतें एकदम आसमान को छू रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। भारत के अंदर करोड़ों युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक ही दिन में 1 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशियों ने अपना पैसा निकाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजें आती जा रही है। और नतीजे में इसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए हमको अजान हलाल झटका में उलझाया जा रहा है
और भारत को बिल्कुल 50 नहीं 70 नहीं 200 साल पीछे ढकेल कर आपस में लड़वा मरवा कर फिर से गुलामी के रास्ते पर ले जाया जा फिर रहा से है। गुलामी के रास्ते पर लाया जा रहा है, ये एक दावा है शरफुद्दीन साहब। मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। हिंदुस्तान के आसपास के देशों पर दृष्टि डालिए। इस्लाम की राह पर चल रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। श्रीलंका की हालत सामने दिखाई दे रही है, किस बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल की बात कर ले तो उसकी हालत सामने है। म्यांमार में क्या हालत है उसके आपके सामने है। हिंदुस्तान के संदर्भ में कहीं कोई ऐसी आवाज नहीं है। हिंदुस्तान वो देश है जहां पर अभी 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा पिछले 2 साल से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है कि कोई भूखे पेट ना सोए। ये एक अलग दृष्टिकोण है। मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी है कि माननीय डॉक्टर हितेश वाजपेयी की पार्टी या संघ से जुड़े लोग जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर आपसे जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं? ये ओवैसी क्या करके दिखा रहे हैं? ओवैसी की पार्टी क्या करके दिखा रही है? क्या कांग्रेस या इससे पहले जो तमाम दल हैं, इन्होंने जो तुष्टीकरण का काम किया, क्या आप नहीं मानते हैं कि उन्होंने नींव इतनी कमजोर रख दी जिसके चलते इस प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है, या आपका इससे अलग कोई नजरिया है? मसला ये है कि पाकिस्तान अगर इस्लाम के रास्ते पे होता हिमांशु भाई तो बर्बादी की तरफ नहीं जाता। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह की तरह सक्सेसफुल देशों में शुमार होता। बदकिस्मती से इस्लाम को छोड़ दिया पाकिस्तान ने, इस्लाम के नाम पे बनाकर इस्लाम को छोड़ दिया, इसीलिए बर्बादी की कगार पर है। और दूसरा आप देखिए, श्रीलंका ने भी हलाल नहीं चलेगा, हिजाब नहीं चलेगा, मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार, वहां पर आपस की सोसाइटी को भिड़ाया। 17.18% इन्फ्लेशन के जरिए 4000 श्रीलंकन पैसों में गैस आ रही है, जो हमारे पास 1200 रुपए बनते हैं। हमारा भी इन्फ्लेशन लगभग करीब आ चुका है। 80 करोड़ हिंदुस्तानी गरीब क्यों हुए? अनाज लेने पर मजबूर क्यों हो गए? 27 करोड़ हिंदुस्तानियों को पहले की हुकूमतों ने निकाला था गरीबी रेखा से, फिर ये वापस गरीबी रेखा के नीचे क्यों चले गए? एक ही साल में अदानी $51 बिलियन कमा लेते हैं और आधे गरीब हिंदुस्तानियों की दौलत साफ हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो गया? देश बिकने के कगार पर क्यों आ गया? इस पर गौर करना चाहिए। ये इलियास शरफुद्दीन साहब का कहना है। क्या जमीर अहमद खान साहब मेरे साथ में है, जो बड़ी संजीदा बात करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं शरफुद्दीन साहब से? वाकई हम इतने बर्बाद हो रहे हैं और इसमें जितना भी योगदान है मौजूदा हुकूमत का ही है, बाकी सारे लोग तो देश की तरक्की में जुटे हैं? पहला सवाल तो ये है मेरा आपसे। और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं जमीर अहमद साहब कि क्या वाकई इस्लाम की राह पर चलकर ही तरक्की संभव है? किसी और धर्म मजहब को मानकर तरक्की संभव नहीं है। इस्लाम की राह पर चले तो सऊदी अरब तरक्की कर रहा है, बहरीन कर रहा है, कुवैत कर रहा है, पर ये लीबिया क्या कर रहा है? ये सीरिया क्या कर रहा है? ये ईरान क्या कर रहा है? ये इराक क्या कर रहा है? जानने में मेरी दिलचस्पी है। ये किस मजहब को मानने वाले लोग हैं और इनकी बर्बादी के लिए क्या जिम्मेदार है? दोनों पे जरा आपकी तरफ से नजरिया है जमीर अहमद साहब। देखिए, ऐसा है कि अगर धर्म के नाम पे कोई देश बनता है जी और उसके ऊपर मुकम्मल तरीके से अमल करता है तो कामयाब होगा। लेकिन अगर धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति ही करता है तो फिर वो पाकिस्तान की तरह होगा। आज देख लीजिए कि इमरान खान धर्म के नाम पे आ गया है कि हम कौन सा राज बनाएंगे, हम मदीने की रियासत बनाएंगे, और क्या नतीजा है आज उस देश का। और बिल्कुल गिरे युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है। और अगर ये हालात नहीं समझे तो फिर उस पाकिस्तान के भी 2-3 टुकड़े हो जाएंगे। लिहाजा अगर धर्म के नाम पे हम राजनीति अपने देश में करेंगे तो उसका नतीजा हम सीख लें पाकिस्तान से, हम सीख लें बराबर में म्यांमार से, हम सीख लें श्रीलंका से कि जब वहां पर धर्म के नाम पे हम आपस में लड़े तो क्या नतीजा हुआ। दूसरे ये कि तरक्की की बात जब हम करते हैं तो अभी मैं 1-1.5 महीना हैदराबाद रहा। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर की कंपनियां हैं। आइकिया जैसा जो दुनिया का सबसे बड़े रिटेल स्टोर है वो वहां है, यूपी में क्यों नहीं आए? इसलिए कि यहाँ पे उनको यकीन नहीं है कि कब हालात खराब हो जाएंगे और कब हम यहाँ से बर्बाद होके चले जाएंगे। लिहाजा जब स्टेबिलिटी होती है तो वो स्टेबिलिटी कब आएगी? स्टेबिलिटी जब आएगी कि जब हम सब में एका होगा, इत्तेहाद होगा, कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की के रास्ते पे हम चल रहे होंगे, तब तरक्की आएगी। हमारे पास पैसा भी होगा, हमारे पास खुशहाली भी होगी। और ये जो 80,000 भिखमंगे हमने 80 करोड़ भिखमंगे पैदा कर दिए हैं, ये 80,000 भी नहीं बचेंगे हम अगर इस पे काम करें।
जहां हलाल की बात है तो एक लिस्ट है मेरे पास, मैं पढ़ के सुना दूं कि जो यहाँ के हम 32,000 करोड़ से ज्यादा 32,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ। और वो एक्सपोर्ट करने वाले कौन है? बड़े बड़े वो अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये बॉम्बे के हैं, सुनील कपूर साहब हैं। MKR फिरोजन, ये कौन है? ये मदन एबर्ट हैं, ये दिल्ली के हैं। बिशप PML इंडस्ट्रीज हैं, ये कौन है? AS बेगरा हैं, ये पंजाब के हैं। अल कबीर हैं, ये कौन है? सतीश सब्बरवाल साहब हैं। अल नूर हैं, ये सुनील सूद साहब हैं। ADV एक्सपोर्ट हैं, ये कौन है? अरोरा साहब हैं, OP अरोरा साहब हैं। तरीके से एक लंबी लिस्ट है और ये सब स्टैंप लगाकर हलाल मीट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे कोई परेशानी नहीं है। इसके अंदर ब्राह्मण्स भी हैं, इसमें जैनीज भी हैं, इसके अंदर दूसरी जात के लोग भी और हिंदू हैं जो सबसे बड़े बीफ के एक्सपोर्टर हैं। उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन 2 पैसे का जो बिजनेस कर रहा है बैठा हुआ, उसके ऊपर खाने पे भी कि अगर मुसलमान खा, अरे भाई ये एक्सपोर्ट 32,000 करोड़ का कर रहे हैं, हम दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं बीफ के। तो उसको पर तो यानी हम मुल्क तरक्की करेगा। अगर ये एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो 32,000 जो फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है 32,000 करोड़ वो खत्म हो जाएगी। हमारे जो अरेबियन कंट्रीज में, गल्फ में जो हिंदू भाई, मुसलमान भाई जो नौकरी कर रहे हैं, वहां से जो डॉलर हमें भेज रहे हैं वो इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ के हालात खराब करेंगे तो क्या हम ये समझते कि वहां पे लोग खामोश बैठे रहेंगे, उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा? होगा ना। तो नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का नुकसान होगा। तो हम अपने ताने बाने, कपड़ा ताने बाने से बुनता है, लेकिन अगर ये ताना बाना टूट जाएगा तो क्या हमारे तन पे कपड़ा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लिहाजा हमें इन सब चीजों को छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए आपस में एक और इत्तेहाद की बात करना चाहिए। अगर सियासत के नाम पे हम इस इत्तेहाद को पारा पारा करते तोड़ते हैं तो हम मुल्क को तोड़ने का काम करते हैं। मुल्क को तोड़ने का काम करें। जमीर अहमद साहब, आपका ये कहना है, पर हमारे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसे संजीदा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो बता रहे हैं हमारा तो पूरा आचरण जो है, हमारा जो पूरा व्यवहार है, हमारी जो पूरी नीति है, वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है और उसी के तहत ये देश तरक्की की राह पर जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि देश कहां पर जा रहा है, तो थोड़ा विरोध है। तो मैं जानना चाहूंगा, जमीर अहमद साहब तो मेरे साथ में अब नहीं है, लेकिन मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई जी हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री और हमारे साथ में जिम्मेदार प्रवक्ता बैठे हुए हैं हितेश वाजपेयी, इनकी बात पे आपको एतराज नहीं, एतबार नहीं है या एतराज है? मुफ्ती मंजूर जी। हाँ हिमांशु जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छा खूबसूरत तरीके से आपने बातें रखी हैं हिमांशु साहब, और जो तरीकेकार आपके बात करने का और गुफ्तगू करने का अंदाज है ये काबिल मुबारकबाद है कि मुल्क के अंदर में इस तरीके की मीडिया भी है जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की इस्तात और ताकत रखती है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूं कि मुल्क के अंदर में जो उसूल और ज़ाब्ते बनाने वाले जो लोग हैं, जो मुल्क के कानून साजी में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि वो किस तरीके से मुल्क को आगे ले जाएं। लेकिन कहीं अफसोस ये होता है कि सरकर्दा शख्सियात जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्यों नहीं वो छोटे और नीचे वाले को कंट्रोल कर पाते हैं? वो कौन लोग हैं जो नीचे के छोटे छुटभैये लोग, जिन्होंने मुल्क के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की है, मुल्क को तोड़ने के कगार पर लेकर जा रहे हैं, मुल्क के अंदर में बंटवारे की बात कर रहे हैं, मुल्क के अंदर में नफरतें फैला रहे हैं? क्यों नहीं इस पर कदगन लगाया जाता है? ये बहुत फिक्र की बात है। मैं गुज़श्ता साल जब प्राइम मिनिस्टर से जाकर के इस बारे में मैंने खुद अपने सामने बैठ करके उनसे बात की थी और उनसे बार बार ये कहने की हमने कोशिश की थी वो कौन सी तकलीफें हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमान आपको बड़े बड़े इनामात से नवाजते हैं, बड़े बड़े आपको वहां के प्राइज दे करके आपको ऊंचा और नोबल इनामात की और आपको अच्छे अच्छे इनामात दिए जाते हैं पूरे इस्लामी ममालिक में। आखिर वो कौन सी वजह है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर में आपके कहीं गैप पाया जाता है एक दूसरे के तरीके? क्यों नहीं इस गैप को पाटा जाता है? मुल्क के अंदर में उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश उस वक्त की थी कि हम हिंदू और मुसलमान सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हम रोड पर आते हैं, जब मोहल्ले में आते हैं, जब इलाके का दौरा करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मुंबई हो, इस तरीके के वातावरण बनाए जाते हैं कि आप आजान नहीं पढ़ सकते हैं, आप नमाजें नहीं पढ़ सकते हैं, आप इस तरीके के काम नहीं करेंगे, आप हलाल नहीं खाएंगे, आप हिजाब नहीं पहनेंगे। ये वातावरण बनाने वाले और मुल्क को बदनाम करने वाले लोगों के ऊपर में कदगन कब लगे
लगेगी? ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि मुल्क अमन और शांति का गहवारा है। पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम एक अलग जाविये से लिया जाता है। पूरे दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन मुल्क कहा जाता है और फ्यूचर के अंदर में भी हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम वो खूबसूरत मुल्क होंगे जिसे मशरिक की तहजीब का मुल्क होगा, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर के एक साथ रह सकें। आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब हम इस तरीके के वातावरण में अपने आप को गुजार करके मोहब्बत और सुकून के साथ रह पाएंगे? एक बड़ा सवाल है मुल्क के अंदर में और इसका जवाब उन सत्ताधारी पार्टियों को देना पड़ेगा जिनके पास में ताकत है, जिनके पास सरवत है, जिनके पास माल है, जिनके पास इस्तात है कि ऐसे चुटभइयों के ऊपर में कंट्रोल किया जा सके, ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जा सके, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि यह चीज नहीं देखने को मिल रही है और हमें बार बार इस बारे में इल्जाम आयद किया जाता है कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वो है जो अपने मुल्क की आजादी पूरा योगदान और अपना पूरा रोल अदा करना चाहता है, लेकिन मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके यूएपीए लगा दिया जाता है, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके उसके ऊपर में इल्जाम आयद किए जाते हैं, देशद्रोह ही बनाया जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा अपने मुल्क के वासियों के साथ? कब तक चलता रहेगा यही साहब? लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपने बात पूरी तकरीर के साथ में कही, लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूं कि आज से 8 साल पहले जब मोदी सरकार हुकूमत में नहीं आई थी, स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं आई थी, उस समय इस देश में एक पहचान दंगों के रूप में भी होती थी। शायद ही कोई सप्ताह ऐसा जाता था जिसमें देश के किसी एक हिस्से से हिंदू मुस्लिम दंगे की खबरें नहीं आती थी। वर्तमान की सरकार का यह दावा है कि हमारे आने के बाद में इस प्रकार की दंगों की घटनाओं पर अंकुश लगा है, आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगा है। क्या इसको सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के तौर पर आप नहीं देखते हैं, या एक दहशत का वातावरण बना है जिसके चलते अब दंगे नहीं हो पाते, इस रूप में देखते हैं? जानने में दिलचस्पी है हमारी, क्योंकि दंगों के संदर्भ में कभी अहमदाबाद के दंगे, कभी हैदराबाद के दंगे, कभी कर्नाटक के दंगे, कभी राजस्थान के दंगे, इस प्रकार की खबरों से हम निरंतर वाबस्ता होते थे। पर पिछले 8 साल से ऐसी खबरें, बम विस्फोटों की खबरें ये सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। क्या है ये? बहुत अहम मसला और बहुत खूबसूरत बात आपने सामने रखी, ये इसे हमें समझना होगा। देखिए, मुल्क के अंदर में जिन पहले की सरकारों ने जिस तरीके के नारवा सलूक किए हैं अकलियतों के साथ, पहले भी नारवा सलूक हुए हैं। हमारा जो उत्पीड़न है हर दौर में हुआ है, हर जमाने में हुआ है, चाहे वो सरकार किसी की हो, पार्टी में कोई और हो, सत्ता में कोई और हो, चाहे वो पूरी बहुमत हो या छोटी बहुमत हो। मुसलमानों का इस्तेसाल हुआ, मुसलमानों की इज्जत आबरू के साथ कल भी खेला गया था, आज भी खेला जा रहा है। कल भी हमारी आबरू लुटी थी, कल भी हमारी इज्जत नीलाम हुई थी, कल भी हमारे बच्चों को जेल में डाला गया था, टाटा के नाम पर, कोटा के नाम पर, न जाने कितने नामों पर कल भी हमारे साथ जुल्म और ज्यादती होती। मुल्क का वातावरण खराब करने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये और बात है कि मुसलमान इस मुल्क की फलाह के लिए, इस मुल्क की बहबूद के लिए अपना योगदान देना चाहता है। तो कल में और आज में ज्यादा फर्क नहीं है। कल भी हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा था, कल भी हमारे साथ परेशानियां हो रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह है, हमें कहना पड़ेगा कि हमारे मैं विनम्रता पूर्वक आपको रोकना चाहूंगा। आपने जितनी दमदारी के साथ ये बात कही है, देश के संदर्भ में ऐसा आंकड़ा नहीं दिखता है। अगर देश ने मुसलमानों के साथ में ऐसा व्यवहार रखा, देश की हुकूमतों ने ऐसा व्यवहार रखा, तो फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंचे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इतने ऊंचे मुकाम पर कैसे पहुंचे? ये रफी किदवई साहब इतने मुकाम पर कैसे पहुंचे? देश के तमाम शिक्षा मंत्री, मुस्लिम जगत से जुड़े हुए लोग कैसे बन पाए? मुझे जानने में दिलचस्पी है। एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए इस देश के राष्ट्रपति कैसे हो पाए? जानने में दिलचस्पी है। वाकई मुसलमानों के संदर्भ में इस देश के लोगों और इस देश की हुकूमत ने इतनी नाराजगी, इतनी नफरत का अगर वातावरण रखा था, तो इतने ऊंचे ऊंचे मुकामों पर इवन हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति के तौर पर कैसे रह लिए? जानने में मेरी दिलचस्पी है। थोड़ा इस पे भी आपका दृष्टिकोण मिले। बिल्कुल, बहुत ही क्लियर बात आपने पूछी है, तो आपके देश के सामने और आपके व्यूअर के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर होना चाहिए। जब आपने हमें मारा और हमारे आसाम में हमें मारा, आपने मुरादाबाद में हमें मारा, हमें भागलपुर में आपने हमें मारा, बिहार के अलग अलग हिस्सों में, मेरठ में, मलियाना में आपने हमें मारा, भिवंडी महाराष्ट्र में आपने मुझे मारा, मुंबई में हमें आपने मारा। आपने हम लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है ना, जो दूसरी पार्टियों ने भी, मैं किसी की हिमायत में नहीं हूं, इस बात को बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कह दूं आपके चैनल के हवाले से, मैं हिमायत में नहीं हूं, लेकिन जो दुर्दशा हमारी पिछले दौर में हुई है, जो दुर्दशा हमारे सियासत के जिम्मेदारों ने की है, सियासी लोगों ने, जब हमारी सियासत छीनी गई, हमारी जो लियाकत थी वो छीन ली गई, हमारे जो असरात मुरतब होने थे, हमें एजुकेशन में हमें बढ़ोतरी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली। हमें जो सियासत में जो बड़ा जो हिस्सा हमें चाहिए था, जिस तरह हमारा योगदान था, हमें नहीं मिला। ये आपने जो नाम गिनाए हैं, ये चुनिंदा नाम है, चुनिंदा ही नाम मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहते। हिंदुस्तान में अगर 18% 20% मुसलमान बसते हैं, तो उन 20% मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी की भी जरूरत है। इस 20% मुसलमानों को अब उनके सियादत
20% मुसलमान इस देश में बसता है, उन्हें वैसी सियासी हिस्सेदारी नहीं मिली, उन्हें विकास का वैसा अवसर नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो उनका हक था। ये शिकायत है मुफ्ती मंजूर जियाई साहब की। मुझे आगे जाना है सैयद जवाद खान साहब के पास में, लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं। मेरे पास पैनल थोड़ा असंतुलित है, एक तरफ डॉक्टर हितेश वाजपेयी है, बाकी तरफ बाकी लोग हैं। जिम्मेदारी बनती है कि मैं हितेश वाजपेयी जी को बीच में जवाब देने के लिए याद करूं। हितेश वाजपेयी बीच में बड़े अप्रसन्न भी हो रहे हैं, प्रतिक्रिया भी देना चाह रहे हैं। तो हितेश जी, आपकी जिम्मेदारी, शिकायत है इस देश की हुकूमत से, आपसे ही नहीं है, जिसकी भी हुकूमत रही, पर मुसलमानों के साथ ठीक नहीं किया गया इस देश में। देखिए हिमांशु जी, आपने खुद ने भी बहुत सारे बिल मेरे नाम आज फाड़ दिए। क्यों फाड़े ये तो मैं नहीं समझ पाऊंगा अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर ठीक है, फाड़ दिए, मित्र हैं आप हमारे, देखेंगे देखा जाएगा। लेकिन मेरे को कभी कभी बड़ा दुख होता है। देखिए मैं तो पीएमटी सिलेक्ट करके आया हिमांशु जी। पीएमटी की तैयारी में कभी मैंने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं देखा। मेरे स्कूल के एडमिशन में मैंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं देखा। जो सिलेक्ट हुए लोग उसमें मैंने धर्म के आधार पर नहीं देखा। हम लोग बेंचेस पर मेडिकल कॉलेज की बैठे तो कभी ऐसा नहीं हुआ यहाँ हिंदू बैठेंगे या मुसलमान बैठेंगे। हम प्रैक्टिस करने गए तो कभी नहीं हुआ। आज कांग्रेस की सरकारों में 80,000 मकान बनते थे, आज हम 2.5 लाख मकान हर महीने बना रहे हैं। उसमें हमने नहीं देखा कभी कि हिंदू को कितने, मुसलमानों को कितने मिल रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव हो रहा है। आयुष्मान के 18 करोड़ कार्ड बने हैं, हमने तो नहीं देखा कि उसमें था मुसलमान छूट गए कि हिंदू छूट गए। मैं खुद चेयरमैन रहा एक कॉर्पोरेशन का, मैंने मेरे अपने चेयरमैनशिप में ये तो नहीं देखा कि मेरे यहाँ 800 जो अधिकारी काम कर रहे हैं उसमें हिंदू कौन थे और मुसलमान। अच्छा, भाग्य से मेरे तो एमडी बड़े लंबे समय तक मुसलमान ही रहे। अच्छा याद दिला दिया आज आपने हिमांशु जी, आपका परिचय भी कराऊंगा उनसे। तो हम तो बड़े आनंद से रहते हैं। मुझे नहीं मालूम यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है, यहाँ पे किस बात की चर्चा हो रही है, मैं बताता हूँ हितेश वाजपेयी जी। आपने पीएमटी दी, उसमें कभी आपने मुसलमानों के संदर्भ में ऐसा भेदभाव नहीं देखा। आप स्कूल में पढ़े, आपने भेदभाव नहीं देखा। सब जगह हिंदू मुसलमान के संदर्भ में कोई भेद आपने नहीं देखा। पर हमने देखा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी के लिहाज से, विधानसभा में सीटों के लिहाज से 403 सीटें विधानसभा की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली पार्टी एक मुसलमान को टिकट देने का साहस नहीं दिखा पाई, या एक मुसलमान को टिकट देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो अगर उसके बाद में मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब यहां पर ये कह रहे हैं कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, तो उनकी बात को गलत कैसे ठहरा दे हितेश जी? जिस पार्टी ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए है, उसे एक मुसलमान पूरी 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जब उसने सबको जोड़ लिया, 3 तलाक जैसा ऐतिहासिक फैसला लेकर उसे क्रियान्वित करके दिखा दिया, जिसके तहत उसका दावा है कि अब बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई हैं। क्या एक मुस्लिम बहन भी नहीं खोज पाए आप अपने विचार के साथ चलने के लिए? जानने में दिलचस्पी है जी, इसका उत्तर तो देना होगा ना। नहीं, हम तो सारे उत्तर देंगे, लेकिन आप जो बिल फाड़ते जा रहे हैं, पता नहीं उसको वापस कब करेंगे हम आपके साथ। तो मैं आपको बता देता हूं, जो पहली सरकार बनी थी और दूसरी सरकार में अंतर है कि कैबिनेट में हमारे मुस्लिम साथी भी आए, ये आपको भी पता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मेरी रुचि हिंदू मुसलमान में नहीं। मैं तो पूरी पैनल को आमंत्रित करूंगा कि सब आए, सब मिलाए, सब साथ चलें। साथ हमारे एजेंडा में कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मैनिफेस्टो में आप बता देना, मेरे को तो यही नहीं पता। हितेश जी ने मेरे नाम पर बिल क्यों फाड़ा रहे, ये कहते कहते मेरे सवाल को ही फाड़ के फेंक दिया। मेरा सीधा सवाल था कि 403 प्रत्याशी घोषित किए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक भी अदद मुसलमान, पुरुष ना सही, उन महिलाओं में से तो कोई ढूंढ लेते जिसके संदर्भ में आपने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया, उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम आपने किया, पर फिर भी आप तैयार नहीं हुए उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। इसलिए ये सवाल है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, सैयद जवाद खान साहब के पास जाना चाहता हूं। सैयद जवाद खान साहब से जानना चाहता हूं, क्या मुसलमानों की जो शिकायतें व्यक्त हो रही हैं, क्या ये अभिव्यक्ति कोई समाधान दे देगी, या आप उस दूरी को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं? क्या जवाद खान साहब आप मान रहे हैं कि इस समय पे जो मुस्लिम तबके पे प्रभाव रखने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें एक महती भूमिका निभाने की जरूरत है दूरियां कम करने की, पर उनके बयान जिस प्रकार के हैं वो दूरियों को और बढ़ावा देने वाले हैं। 80 और 20 के विभाजन की बात देश में की जा रही है, वो विभाजन कितना और विस्तार ले, खाई और कितनी ज्यादा चौड़ी हो, इसके लिए कोशिश दोनों पक्षों से हो रही है। देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस डिबेट पे इन्विटेशन दिया और बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपने बात रखने
का मौका दिया। और मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं उनके लिए एक शेर है, कहिए तो पढ़ दूं मैं। जरूर। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संघ आरएसएस के विचारों के साथ अगर आप उसको पढ़ेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था संघ के बारे में फरवरी 1939 को, कि किस तरीके से संघ की विचारधारा चलती है। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा, लेकिन मैं सरदार पटेल को कोट करता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने आरएसएस और संघ के बारे में अपने विचार रखे थे, उसको पढ़ने की जरूरत है। अब मैं आता हूँ मुसलमानों की जो मौजूदा हालात हैं, चीजें हैं, किस तरीके से मुल्क चलना चाहिए और किस तरीके से मुल्क चल रहा है। मुल्क को चलना चाहिए संविधान के रास्ते पे। जहां कहीं पर भी कट्टरता आती है हजरत, वहां मुल्क आप देखेंगे कि बर्बाद होते हैं, चाहे वो मुस्लिम कट्टरता हो, चाहे वो ईसाइयों की कट्टरता हो, चाहे जो वो बौद्ध की कट्टरता हो। कहीं पर भी आप देखेंगे जहां कहीं पर कट्टरता शब्द जुड़ता है वहां लोग जो है मुश्किलात में पड़ते हैं, वहां मुल्क जो है मुश्किलात में पड़ते हैं। तो कट्टरता से बचने की जरूरत है। आप जो है किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी कल्चर को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं पर आप कट्टरता शब्द लगा देते हैं वो उस कम्युनिटी के लिए, वहां के लोगों के लिए एक मुश्किल हालात पैदा कर देती है फ्यूचर में। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के लिए जो राजनेता है वो उनको पॉलिटिकल एज दे जाती है, जिसकी वजह से लोगों को भ्रमित करने में, लोगों का मानसिक जो कहते हैं थोड़ा सा उसको डिसबैलेंस करने के लिए पॉलिटिकल तौर पे, हालांकि मौजूदा सियासत जिस तरीके से चल रही है वो इसी रास्ते पे अगर आप देखेंगे देवेंद्र जी, जितना मैं देख पाया हूं, मैं भी जाता हूं बहुत सी मुस्लिम बस्तियों में, उनको इन चीजों से नहीं मतलब, उनके आज भी मौजूदा चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, मतलब खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगा तो एजुकेशन में सबसे पीछे हैं। और एजुकेशन में पीछे रहने की वजह भी क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम दूं या फिर कांग्रेस को ब्लेम दूं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम दूं, मुझे नहीं लगता सही है। आज के जो मौजूदा मुसलमानों के हालात हैं, मुसलमान खुद उस चीज के जिम्मेदार हैं कि तालीम से दूर रखा गया। बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, कि बड़े बड़े जो कट्टरता सिखाते थे या कट्टरता की बातें करते थे वो तालीम से दूर होते चले गए। और जहां आप तालीम से दूर होंगे, जहां एजुकेशन से दूर होंगे, वहां आपके सामने ये समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आकर के। अगर आप तालीम के ऊपर जोर देते कि ठीक है मैं एक वक्त का खाना जो है कम कर दूंगा लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीमात दूंगा, आप देखिए जा करके जहां जहां तालीम कम है लोगों के बीच, किसी भी वो कम्युनिटी के अंदर चीजें हों, उनके अंदर अब कट्टरता का जो एक वो है भरा जा रहा है, नशा अफीम धर्म के आधार पर, वो बड़ा नुकसानदेह है। वो ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है बल्कि तमाम देशों के साथ जहां जहां हमारे संबंध है उसका इंपैक्ट पड़ता है। आज हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात हो रहे हैं वो आप देखिए, बाहर जो कंट्रीज के अंदर रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ जो है उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। और अभी भी दिख रहा है, क्या कहा गया आपने कुवैत के अंदर, आपने देखा ओआईसी के अंदर ये मुद्दा उठाए जा रहे हैं। ये आज का मौजूदा जो हालात हैं देश के वो बहुत गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और जाने के रास्ते का रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमने संविधान को बिल्कुल ताक के ऊपर उठा करके रख दिया। संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं उनका किस तरीके से हनन हो रहा है वहां पर कोई नहीं बात कर रहा। और जो सबसे ज्यादा हालात कमजोर अगर करे जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लोगों के मौलिक अधिकार जो है, जिसको हमें संविधान के अंदर राइट दिए गए, उसको कमजोर करा जा रहा है। आप इसको एक चश्मे से, धर्म के मजहब से मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरा वो चश्मा नहीं है, ना मैं वो लेंस लगाता हूं कि खास तौर पे एक धर्म और मजहब के आधार पे देख सकूं। बशर्त इसके मुसलमानों के साथ इस वक्त हालात खराब हैं, मुल्क के अंदर जुल्म जाती हो रही, मुझे इससे कहने में गुरेज नहीं, लेकिन वो उसके साथ साथ संविधान के मूल अधिकार जो लोगों के दिए हैं उसके ऊपर भी हनन है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। लेकिन जवाद खान साहब, आपने मेरे इस उत्तर का जवाब नहीं दिया कि जो मुस्लिम समाज में प्रभाव रखने वाली शख्सियतें हैं, क्या वो इस समय पर जिम्मेदारी के साथ खाई को पाटने का काम कर रही हैं, या आप इत्तेफाक रखते हैं कि वह भी इस खाई को कैसे और चौड़ा किया जाए इसके संदर्भ में प्रयत्नशील है? देखिए, इस मौजू के ऊपर मैं ये बोलूंगा कि देखिए, जहां जहां बड़े बड़े हमारे मुस्लिम लीडरान हैं उनके साथ भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इस चीज को लेकर के रहे हैं कि उनका नजरिया जो था ना, वो इतना विजन उनका बड़ा नहीं रह पाया मुसलमानों के प्रति, ना वो हालात को भाप पाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जो है मुसलमानों से दूर कर दिया गया।
और उसका पॉलिटिकल एज लिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको बखूबी भेजाया गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों को डर दिखाया गया कि ये देखो ये आ जाएंगे इख्तियार में, और उन्होंने इस चीज का फायदा भी उठाया कि हाँ ठीक है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो इस वक्त दो भारतीय जनता पार्टी मुझको नजर आई। एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर सभी की जो बात कही गई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बीजेपी थी उसके अंदर सबका सम्मान होता था, जो मैं देख पाया। आप मेरे से ज्यादा उम्र दराज हैं, आपको ज्यादा तजुर्बा है, आपने देखा होगा। लेकिन जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर साफ बोलने वालों की, सच बोलने वालों की कहीं पर भी कोई पूछ नहीं। आप देखिए कितने बड़े बड़े लीडरान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, चाहे वो यशवंत सिन्हा साहब हो गए, जसवंत सिंह हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो गए, मुरली मनोहर जोशी साहब हो गए, अडवाणी साहब हो गए, कहां है आज? एक अल्फाज, एक बाइट मीडिया के अंदर उनकी नहीं दिखाई जाती। क्या वजूहात हैं? क्या वजह है? जवाद खान साहब ने एक संक्षिप्त में कहा कि हाँ, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बहुत विजन नहीं दिखाया, लेकिन कुल मिलाकर वो मौजूदा स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे। मुझे जाना प्रेम कुमार जी के पास है, लेकिन इलियास शरफुद्दीन साहब बीच में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, उनका अपने पास कोई नजरिया है। जी शरफुद्दीन साहब। हिमांशु भाई, दो भारत है। एक भारत जिसमें मेरे पिताजी मोहम्मद शरफुद्दीन नायक इंडियन आर्मी के 1971 जंग लड़कर खून पसीना लगा के भारत को बचाते हैं। मेरी माँ एजुकेशनिस्ट रहती है, मेरी बड़ी बहन एमबीबीएस डॉक्टर बनती है, मैं, मेरे छोटे भाई आईटी कंसल्टेंट और हाफिज आलिम बनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं सऊदी अरब वगैरह तक, इंडिया तक। और दूसरा भारत है जहां नल्ली के फसादात में, गुजरात के फसादात में, मुजफ्फरनगर के फसादात में मुसलमानों को मारा काटा जाता है, मास लेवल पर 20-20 साल तक जेलों में ठोसा जाता है बगैर बेल के। और बाबू बजरंगी और माया कोडानी टीवी पर आकर कहते हैं हमने इतनों को मारा है, औरतों के पेट भी काटे हैं, बच्चे को निकालकर भाले पे लगाया है, उनको सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है। ये दोनों भारत का जो डेंजरस अपोजिशन, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो भारत को तबाह कर रहा है। शरफुद्दीन साहब, मैं बीच में पूछना चाहूंगा आपको कि ऐसा हिंदुओं के साथ नहीं हुआ? आप इस बात का दावा करते हैं कि ये आजादी के 75 साल के अंतर्गत जितनी भी जाति हुई, मुजफ्फरनगर के संदर्भ में बता रहे हैं, या गुजरात के संदर्भ में बता रहे हैं, अन्य जगहों के संदर्भ में, कि देखो कितना मुसलमानों को मारा गया। क्या शरफुद्दीन साहब यहां कहने के लिए तैयार हैं कि इस देश में मुसलमानों ने कभी हिंदू को नहीं मारा? ये जितनी भी कहानियां सारी झूठी हैं। इस देश के किसी मुसलमान ने कभी हिंदुओं के संदर्भ में तलवार नहीं उठाई। या आप मानते हैं गलती दोनों तरफ से बराबर की हुई और इसको दूर करने की जरूरत है? काली भीड़े धर्म के अंदर है, मुसलमानों के अंदर भी है जिन्होंने गलती की है, लेकिन सिस्टम ने मुसलमानों के मुखालिफत में काम किया है। हर दौर में हर हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ। शरफुद्दीन साहब का कहना है कि कुल मिलाकर गलती तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन हुकूमत जो है उसने हमेशा मुसलमानों को कटघरे में रखने की कोशिश की। तय बात है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी तो इसका प्रतिरोध करेंगे, कम से कम 8 साल के संदर्भ में तो करेंगे। लेकिन मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, उनके साथ में सहूलियत है, ना वो कांग्रेस के साथ है, ना वो बीजेपी के साथ है, ना किसी तीसरे के साथ है, वो खुद के साथ है, खुद की ईमानदारी के साथ है। प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे हैं शरफुद्दीन साहब, हुकूमत ने मुसलमानों के साथ ठीक नहीं किया हिंदुस्तान में, इत्तेफाक रखते हैं आप? वाकई ऐसा रहा हमारा 75 साल का आचरण? डॉक्टर हिमांशु जी, ये जो दर्द बयान कर रहे हैं, मैं इसका सा बोलना चाहूंगा, जो सभी यहाँ विद्वान हैं, धर्मगुरु हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन जब ये बात जब करते हैं, मैं और भी संदर्भ में कहूंगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा, तो केवल मुसलमान बनकर के बात क्यों कर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात। और दूसरी महत्वपूर्ण, क्योंकि आप इस समाज का हिस्सा हैं, आपको सबके लिए बोलना चाहिए, तभी हम यही सवाल दूसरे से भी करते हैं और कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम प्रताड़ित हैं, हम पीड़ित हैं, संभव है। इस देश में अधिक बड़ी आबादी तो पीड़ित ही है, 80 करोड़ तो 5 किलो अनाज चाह रहे हैं, तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सारे लोग पीड़ित हैं। तो हम क्यों ऐसा बोले कि केवल मुसलमान ही पीड़ित है? ये एक बात नजरिया में देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि थोड़ा एक पॉलिटिकल एंगल से मैं चीजों को बोलना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सब्सिडी का छोड़ दीजिए, जो संपन्न तबका है हमारा देश में सब लोग सामने आते हैं, छोड़ देते हैं।
वो बोलते हैं कि ताली बजाइए, पूरा देश ताली बजाता है कोरोना योद्धाओं के लिए। वो बोलते हैं थाली बजाइए, पूरा देश थाली बजाता है। वो बोलते हैं कि अपने घरों की रोशनी को खत्म कर दीजिए, पूरा देश रोशनी को बंद करता है, अंधेरा में आता है। वो बोलते हैं दिए जलाइए, पूरा देश दिया जलाता है। ये तो हमने देखा है जी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी यही बात आज खुल करके सामने आकर बोले कि मैं हूँ, मेरा शासन न्याय का शासन है, हम अन्याय नहीं होने देंगे, कोई इस कौम का व्यक्ति या उस कौम का व्यक्ति एक दूसरे का बाइकाट न करे, एक दूसरे के खिलाफ न बोले, एक दूसरे को डिक्टेट करने की कोशिश न करे। हम हैं न्याय देने के लिए, सरकार है न्याय देने के लिए, आपस में आपको फरियाने का नहीं है। न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, प्रशासन। क्या प्रधानमंत्री जी ने ये बात कभी कही? क्या कभी उन्होंने खुल करके कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए देश में, ये गलत परंपरा है हमारे देश में? उन्होंने क्या कहा मॉब लिंचिंग पर? एक बार बयान दिया है प्रधानमंत्री, एक बार बयान दिया कि मॉब लिंचिंग हो रही है और उसमें झारखंड को बदनाम किया जा रहा। यानी वो मॉब लिंचिंग पर नहीं बोल रहे, वो झारखंड को मॉब लिंचिंग का सेंटर बताया जा रहा है। इससे दुखी थे। अरे आप कहते ये मॉब लिंचिंग गलत है, हमारा शासन न्याय का शासन है, हम अपने देश में हम अन्याय नहीं होने देंगे। अगर ये इस भाषण का देश को इंतजार है, कब बोलेंगे प्रधानमंत्री? ये एक बड़ा पहलू है डॉक्टर हिमांशु साहब। उसके बाद आप थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते। एक खौफ दिखाया जाता है और उसमें मुसलमानों की भी गलती है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, न वो चीज सामने आया है। वो खौफ दिखाया जाता है कि जहाँ कहीं भी हिंदू अल्पमत में आता है मुसलमान, वहाँ उन पर जुल्म करने लग जाते हैं। और इसके उदाहरण भी मिलते हैं, किस्सा कहानी में भी मिलते हैं, रिपोर्टिंग में भी सामने आती है। बंगाल से भी घटनाएं सामने आई हैं, कश्मीर से भी आई हैं, कटिहार और बिहार के दूसरे हिस्सों से भी आई हैं। हम इनकार नहीं कर सकते, हम पत्रकार हैं, हम जानते हैं और खबर आती है। लेकिन उन खबरों को हिंदू वर्सेस मुस्लिम के तौर पर जब पेश किया जाता है तो ये स्थिति कैसे ठीक हो? एक तो शासन की जिम्मेदारी होती है कि ये कैसे ठीक हो, जो राजनीति की बलि चढ़ जाती है और अक्सर वोट की राजनीति में जो पीड़ित है वो पीड़ित हो जाता है। और दूसरा, मुसलमान वर्ग क्यों नहीं बैठता इस बात पर, इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए? वो क्यों मुस्लिम धर्मगुरु का मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलना, अपने आप का की जिम्मेदारी तक बांध रखा है खुद को? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर हिमांशु जी। आज की चर्चा में मैंने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी, लेकिन आपने बड़ी दमदारी से बात रखी और इस दमदारी का प्रत्युत्तर लेने के लिए मुझे एक बार फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास जाना पड़ेगा। प्रेम कुमार जी जानना चाहते हैं, देश को विश्वास दिलाने के लिए देश के सर्वोच्च राजनेता के द्वारा आवाज क्यों नहीं उठती? आपसे जानना चाहता हूं, खुलेआम आह्वान किया जा रहा है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मुसलमान व्यापारियों से आम ना खरीदा जाए, फल विक्रेताओं से फल ना खरीदे जाएं। इस प्रकार के आह्वान खुलेआम जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों इसके प्रतिकार में कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए? क्यों देश की हुकूमत के द्वारा इस प्रकार के आह्वान को खारिज करने वाले बयान नहीं आ रहे? इसका सवाल है। और इस सवाल के साथ में एक बयान, एक ट्वीट आपसे साझा करना चाहता हूं। इस देश की बड़ी उद्योगपति हैं करण मजूमदार शाह, उन्होंने सीधे तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य में बढ़ती धार्मिक ध्रुवीकरण की समस्या का हल तुरंत निकाला जाए, नहीं तो सिलिकॉन वैली का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसमें टिप्पणी तो करेंगे ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी आप, या खारिज कर देंगे तो पता नहीं आप पर्चा क्यों फाड़ रहे हैं? नहीं, आपने तुरंत फिर से पर्चा फाड़ दिया। इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता पहली लाइन से कह रहा हम डिनाउंस करते, आपको मजा नहीं आ रहा है। आप ढूंढ के उसको ला रहे हो जो हमारे ऊपर छाती में चिपका रहे हो। मत करो साहब, जिस दिन हम अधिकृत रूप से बोलेंगे हम ठाठ से बोलेंगे, हमें क्या दिक्कत है? जैसे भाई हमने राम जन्मभूमि के विषय को लिया, हमने लिया और हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली लिया कि पूरी सृष्टि में श्री राम के जन्म का एक स्थान है और वहां हम चाहते मंदिर होना चाहिए। हमने क्लियर लिया, पर जो चीज हमने क्लियर नहीं ली है आप फटाफट बिल फाड़ते जाते। क्यों फाड़ते हैं मेरी समझ में? इसलिए फाड़ते हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के आप प्रतिनिधि हैं। इस देश की हुकूमत आपके हाथों में है।
इसलिए आपसे ही उम्मीद है, आपकी ही जिम्मेदारी है। ये सवाल है खुलेआम इस देश की एक बड़ी आबादी का सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है हितेश वाजपेयी जी। क्या इसके संदर्भ में जिम्मेदारी नहीं बनेगी आपकी? क्या इसके संदर्भ में आपकी हुकूमत से एक स्पष्ट दृष्टिकोण की अपेक्षा नहीं की जाएगी, और की जाएगी तो गलती की जाएगी? देखिए हिमांशु जी, मैं फिर कह रहा हूँ, कार्यक्रम के शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं डिनाउंस करता हूँ, मेरी पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। माफ कीजिएगा हितेश जी, आपकी पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। आप केवल पार्टी नहीं है, सरकार का हिस्सा है, सरकार के संचालन करता है। आपकी सरकार के रहते हुए लोग ये हिम्मत कर ले जाएं कि समाज में इस प्रकार से वर्ग विभेद हो जाएगा, तो उसको लेकर आप ये कह के काम चला लेंगे कि भाई हम इसके साथ नहीं है, या आप कहेंगे कि ये हमारे रहते हुए संभव नहीं है, समाज में इस प्रकार का विद्वेष संभव नहीं है, समाज में इस प्रकार के बहिष्कार की आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही तो प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं। भाई आप एक दमदार हुकूमत चला रहे हैं, समाज में खुलेआम दूरी बढ़ाने की कोशिश है, तो इसमें हितेश वाजपेयी जी जैसा दमदार आदमी क्यों इतना कहते हैं भाई मैं इसके साथ नहीं हूं, इससे काम चला ले। अच्छा बोल लूं मैं? मेरी आवाज आ रही है? दबा दी गई है? पूरी दमदारी के साथ हितेश जी, आपकी आवाज कौन दबाएगा? देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। ये आप रिवाइंड करके देखना कितनी बार दबाई गई है, तो आपको खुद समझ में आएगा। ये तो राजनीति होती है जी कि कहते भी जाओ और दबाते भी जाओ। मैं आपको पहली लाइन से कह रहा हूँ कि साहब आपकी जितनी धारणा है मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। जब 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है तो हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक सांस में ये कहा है और एक सांस में कहा है कि सबका साथ सबका विकास। जब उद्यमिता के लोन बढ़ते हैं तो उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। और मैंने बताया ना, मैं खुद चेयरमैन रहा, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे एमडी हिंदू चाहिए कि ये नई नई चीजें लेके आए। तो भारत में 2 भारत हो गए, जो प्रेम जी कह रहे हैं मैं उसको और खुल के बोल देता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ बड़ा इनफॉर्मल बैठ जाता हूँ कभी कभी। एक वो भारत हो गया जो 8 बजे चर्चा करता है, तो वो अलग प्रकार की होती है। मैं बताऊं, अभी थोड़ी देर बाद मेरे को इलियास भाई का यदि घर का पता मिल जाए ना तो मेरी तो ईद बन जाएगी, आपको बता दूं। तो ये एक भारत है। और दूसरा 8 बजे तक ना दोनों हम तने तने बैठेंगे, और दोनों पढ़े लिखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बैकग्राउंड बताया, आज मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर। लेकिन साहब इस देश को तालीम दीजिए। सरकारों का काम भौतिक उन्नयन का है। भौतिक उन्नयन में यदि कोई कमी रह जाती है तो उसमें सवाल पूछिए। कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, लॉ एंड ऑर्डर विषय स्टेट का है। संविधान का उल्लंघन होता है तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बना लेता तो निरंकुश सरकारें होती हैं इस देश में। भारत एक खूबसूरत देश है। जैसे हम 8 बजे बैठकर यहाँ पर चर्चा करते हैं, उस चर्चा का हमेशा स्वागत है। और कौन कहता है आवाज दबा दी जाती है? हिमांशु जी, आपको कभी कोई फोन आया कि आप मोदी जी का विरोध नहीं करो? सुबह से शाम तक करते हो। कभी किसी ने बोला आपको आज तक कि बंद कर दो कार्यक्रम? मेरे को आपको कहाँ से महसूस हुआ कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं? और अभी तो आप ही बता रहे थे कि आपकी आवाज दबा दी जाती है, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने कभी सुना आवाज दबा दी जाती है। दोनों बात में विरोधाभास है। बहरहाल मैं इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ में सम्माननीय मंजूर जीआई साहब हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी लगातार ये कह रहे हैं, जीआई साहब, जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते, कि हम सिरे से इस प्रकार के किसी भी आह्वान को खारिज करते हैं, हम ऐसी बातों के साथ नहीं होते हैं। फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं इतनी स्पष्ट तौर पर खारिज किए जाने के बाद? क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हितेश जी कहना है कि 8 बजे की डिबेट के लिए माहौल अलग रहता है, डिबेट खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सब एक साथ ही होते हैं। वाकई ऐसा है? देखिए, असल मसला ये है कि ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हम स्क्रीन पर भी वैसे होते हैं और बिहाइंड द स्क्रीन भी हम वैसे ही होते हैं। लेकिन एक बात समझने की है, जो बात हमारे जहन में बहुत ही अलग तरीके से आई है, मैं पेश करना चाहूंगा आपके सामने। गजब की धूप थी अपनायत के जंगल में, गजब की धूप थी अपनायत के जंगल में, शजर बहुत थे मगर लोग कोई सायादार न था। शजर बहुत थे मगर कोई सायादार न था। तो ऐसे सूरत हाल में यहाँ दिखाई देने वाली आवाजें तो बहुत है कि हम आपके साथ रहेंगे, आवाज देने वाले बहुत लोग हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात उस वक्त हमें दिखाई देती है जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारा घर लूटा जाता है, हमारी बच्चियों का बलात्कार करने के आदेश दिए जाते हैं, ऑर्डर लगाए जाते हैं। उस वक्त हमारा पुरसान हाल कोई नहीं होता। तो शजर बहुत है, आवाजें बहुत आती है, लेकिन हमारा पुरसान हाल कोई नहीं होता। उस वक्त हमारे दिल का दर्द जो है छलक करके सामने आता है कि देखें, यही क्या वही देश है जिसकी भाषा हमारे दोस्त वरिष्ठ भाजपा के नेता कर रहे हैं या कोई और कर रहा है?
तो इस तरीके की बातों में और फेल, इसको कहते हैं कौल और अमल, यानी फेल और अमल में जो फर्क होता है ना, वो तजाद की बात हो जाती है। तो हमारे दिलों के अंदर जो बातें हैं और हम जबानों पर जो रखते हैं, शायद अमल पर भी हम वही करके दिखाते हैं, तो हमारा देश और भी बहुत खूबसूरत तरीके से। मैं एक बीच में सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारे साथ जब ऐसा होता है तब कोई शजर दिखाई नहीं पड़ता है, तो सही, पर कोई साया नहीं देता। मैं आजादी के बाद पे दृष्टि करता हूं तो समझ में आता है कि एक कश्मीर है जहां पे कश्मीर पंडित बड़ी संख्या में रहते थे और उन पर ऐसा जुल्म सितम हुआ कि लाखों की संख्या में उन्हें घाटी छोड़कर, अपना घर कारोबार छोड़कर भागकर आना पड़ा, शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कहां कुछ हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी को ऐसा पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। जितना आप दर्द व्यक्त कर रहे हैं मुसलमानों के संदर्भ में, मुझे ये जानने में दिलचस्पी है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास तो है बताने के लिए, मेरे पास भी है कि हां, इस प्रकार का अत्याचार हुआ धर्म के नाम पर कि एक पूरी की पूरी बिरादरी को अपना राज्य, पुश्तैनी राज्य छोड़कर भागना पड़ा और आज भी वो दर्द की ठोकरें खा रहा है। लेकिन आपके संदर्भ में ऐसा कोई उदाहरण इस हिंदुस्तान के संदर्भ में है? देखिए, मैं आपको और आपके व्यूअर को दो बातें और, उदाहरण बनाया जा रहा है, क्या ये उदाहरण सच है? क्या वहां के कश्मीरी मुसलमानों ने इनके साथ जुल्म किया? ये हरगिज नहीं है। उन दहशतगर्दों ने ये जुल्म और ज्यादती की जिनके खिलाफ हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। ये वो पाकिस्तानी नीच जात के लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म और ज्यादती करके वहां के हिंदुओं को, वहां के मुसलमानों के, वहां के हमारे ब्राह्मण भाइयों को वहां पर जुल्म और ज्यादती का शिकार बनाया। हमारी बहनों के साथ ज्यादती हुई। वो हमारी बहनें हैं, कल भी हमारी बहन थी, वो आज भी हमारी बहन है। और जब वो आजाद होकर के यहाँ से खूबसूरत तरीके से कश्मीर में दोबारा बस जाएंगी तब भी हमारी वो बहन रहेगी। लेकिन वो ज्यादती करने वाले कोई और थे। मुसलमानों का नाम उनके साथ थोप करके मुसलमानों को किस तरीके से जलील और खार किया जा रहा है, यही तो हम कह रहे हैं ऐसा ना कीजिए ना। हम वो नहीं है जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती करना चाहते हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने गले मिल करके आपके साथ आपकी मिठाइयां आपकी दिवाली में बैठ करके खाया है। हम तो वो हैं जो अपने शीर खुरमे पे आपको बुला करके कहते हैं भाई आप आ जाए हमारे घरों पर। हम भेदभाव नहीं चाहते। हम तो प्यार और मोहब्बत के साथ आपको बड़ा भाई हमने माना है और बड़े भाई का किरदार आपने अदा करना है। और साथ ही साथ छोटे भाई होने की हैसियत से हम जरूर ये कहेंगे, आपसे अपील करेंगे, आपसे इस्तदा करेंगे, मेरे भाई अगर हमारे साथ कोई कमियां हैं तो हमारी कमियों को आप भी मिलकर के ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सत्ता भी है, ताकत भी है और उस जो आप सियासत में भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हिस्सेदारी, भागीदारी दिला दीजिए कि हम भी एक लाइन में खड़े होकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो सके और दुनिया में ये पैगाम भी दे सके, देखे हमारा भाई हमारे साथ है और हम अपने भाई के साथ। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है मयूर जियाई साहब ने कार्यक्रम के अंतिम चरण में। मैं इसी को विस्तार देने के लिए एक बार फिर शरफुद्दीन साहब के पास आना चाहता हूं। जियाई साहब ने उम्मीद जताई है, क्योंकि मुझे आखिरी टिप्पणी डॉक्टर हितेश वाजपेयी से लेनी होगी, क्योंकि जियाई साहब की जितनी भी उम्मीद है वो डॉक्टर हितेश वाजपेयी की पार्टी और उनकी हुकूमत से है। शरफुद्दीन साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वाजपेयी को वेलकम करता हूं अपने घर पर। ईद के या दूसरे मौके पे हैदराबाद में रहता हूं, चार मीनार के करीब, बड़ी खुशी रहेगी, विजिट कीजिए। मैं डॉक्टर प्रेम के तमाम बातों को एग्री करता हूं कि मुसलमान दूसरों के लिए भी आवाज उठाना है, इसलिए 1500 से ज्यादा डिबेट्स में मैंने दलित भाइयों, बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी पर होने वाले अत्याचार पर भी आवाज उठाई है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं हिमांशु भाई कि खौल और फेल में, अमल में तजाद, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। मोदी जी सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास कहते हैं, उनके यूनियन मिनिस्टर जाकर लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं, उनको नौकरियां दिलाते हैं। यहां पर आकर भरोसा टूटता है, यहां पर आकर एक समाज टूटता है। अल्लाह ना करे देश ना टूटे, मैं ये कहना चाहता हूं। अल्लाह करे देश ना टूटे। जो बात शरफुद्दीन साहब ने कही उसको ही थोड़ा विस्तार देते हुए हितेश वाजपेयी जी की अंतिम टिप्पणी चाहता हूं। हितेश जी, एक तरफ जियाई साहब हैं जो बता रहे हैं कि मुसलमानों पर किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, और आपकी हुकूमत आने के बाद तो और ज्यादा डर बढ़ा हुआ है, ऐसी भी बात निकलकर चर्चा में आती है देश में। दूसरी तरफ इसी सरकार के जिम्मेदार मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार में भी आपकी सरकार है, और गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे विरोधाभास के बीच में आपका दावा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे पूरा होगा, ये जानने में दिलचस्पी है। और जो बात जियाई साहब ने कही कि भाई बड़े भाई की भूमिका निभा लीजिए और छोटे भाई को भी साथ खड़े रखने का हैसियत और हक दे दीजिए, कुछ सुनवाई हो जाएगी? आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो पिलिया साहब ने कहा था, इस देश का कोई टुकड़े उकड़े नहीं हो रहे। अपन रोज चर्चा करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे, अलग अलग दल से लड़ेंगे जी, भूल जाओ आपके टुकड़े वुकड़े होंगे, कोई नहीं सफल होगा इस काम।
तो ये तो आप बिल्कुल दिल से निकाल दो। जियाई साहब ने बहुत खूबसूरत बात करी है, मैं फिर एंडोर्स कर देता हूँ। कश्मीर में जो घटना घटी वो घटना मुसलमानों द्वारा कारित हुई, ये नहीं कहना बिल्कुल गलत है और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। वो घटना अलगाववादियों ने करी। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लोगों ने उसका समर्थन करके हमारे देश में शांति फैलाने के लिए ये एक धारणा वहां पर बनाने की कोशिश करी कि यहाँ से पंडितों का पलायन कराया जाए, उनको मारा जाए, जिससे कि एक मुस्लिम बहुल इलाका दिखाई दे और एक सेंटीमेंट क्रिएट किया एथनिक। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जियाई साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि मैं इसमें आम मुसलमान को दोषी नहीं मानता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस कार्यक्रम से निकलने के पश्चात मेरे मोहल्ले में, मेरे नगर में कभी मुझे सबका साथ सबका विश्वास में कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरे दवाखाने में मैंने कभी धर्म नहीं देखा साथ किसी का, और ये ऐसा नहीं है मेरे से पहले वालों ने भी नहीं देखा, मेरे आगे वाले भी नहीं देखेंगे। ये मैं बता दूं, मैं मुफ्ती था। तो बिल्कुल अक्षुण्ण विश्वास रखिए, इस देश में नवरात्रि और रमजान साथ साथ मनाए जाते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी जैसा प्रेम जी ने बोला, एक सियासत है वो भी होगी, लेकिन डेरोगेटरी सियासत को, नकारात्मक सियासत को आपको हमको बैठकर ही डिफीट करना पड़ेगा। हम लोग लड़ेंगे। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हम लोग अलग अलग दलों से लड़े। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हम आकर हिमांशु जी को सुने, यहाँ पर हम सहमत हो असहमत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सबको इकट्ठे चलना, देश हम एक है, उस पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। तो ये भ्रम निकाल दे। और यही कारण है कि देश के आंकड़े आप एनसीआरबी के उठाकर देखेंगे तो कभी देश में हो रही हत्याएं, बलात्कार, अपराधों में आपको धर्म नहीं दिखाई देगा। उसमें हमको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है कि इनके ज्यादा मारे जा रहे हैं कि उनके ज्यादा, इनके ज्यादा, ये सब बेकार की बातें। लेकिन हाँ साहब, एक सियासी पक्ष है एथनिसिटी का, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे विश्व प्रताड़ित है। हाँ, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हम लोग लक्ष्य मानकर चले, हम भी मानकर चलते हैं। और हम मतलब मुफ्ती साहब, इसमें कोई आप और हम नहीं मान के चलते हैं, ये ध्यान रखना। हम मतलब हम हिंदुस्तानी। कुल मिला के डॉक्टर हितेश वाजपेयी से ऐसा कोई आश्वासन मिला नहीं जियाई साहब जिस पर आप भरोसा करके आगे बढ़े। सारी बात उन्होंने कही, बोले जैसा है ऐसा ही रहेगा, सियासत है, सियासत चलती रहेगी, भरोसा रखो देश के टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन मामला इतने से बनेगा नहीं। इसलिए नहीं बनेगा कि देश की दो बड़ी आबादियों के बीच में एक अविश्वास का वातावरण बन रहा है। यह अविश्वास का वातावरण ही विभाजन की बुनियाद होता है। इसलिए इस अविश्वास के वातावरण को खत्म करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हुकूमत ने ये जिम्मेदारी जनता के माध्यम से हासिल की, इसलिए उससे अपेक्षा है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे विभाजनकारी तत्वों के संदर्भ में समय रहते अंकुश लगाया जाएगा। कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसके तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास महज नारा ना हो जाए, बल्कि हकीकत बनकर हम सबके बीच में साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देश से जुड़े हुए अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो कुछ हितेश वाजपेयी जी ने कहा उसी को शायर ने भी कहा। शायर ने कहा, शेख अपनी रग को क्या करें, रेशे को क्या करें। शेख अपनी रग को क्या करें, रेशे को क्या करें। मजहब के झगड़े छोड़ें तो पेशे को क्या करें। अकबर इलाहाबादी ने इतनी कमाल का शेर सालों पहले लिख दिया। सियासतदान है, जब शायर ने लिख दिया तो उसे हकीकत में क्यों ना बदलें। इसीलिए सियासी लोग ऐसे झगड़ों को हवा देने में लगे हैं। लेकिन जो लोग इस समाज के प्रमुख लोग हैं वो तो कम से कम असलियत को समझे और इस दूरी को कम करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। यही अपेक्षा हम इस कार्यक्रम में आज कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले सोमवार फिर मिलते हैं चर्चा के तहत। तब तक के लिए सादा प्रणाम।